आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शंकराचार्य बनाम योगी सरकार, बागेश्वर बाबा ने कोटा से दिया शांति मंत्र। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में आत्मघाती हमला, 5 लोगों की मौत। सऊदी और तुर्की समेत कई देशों ने सोमालीलैंड का किया था विरोध। अब ट्रंप के बेटे ने दिखाई दिलचस्पी। ब्रिटेन के पीएम ने ट्रंप के बयान को बताया शर्मनाक, माफी की मांग। ईरान ने ट्रंप को फिर दी धमकी, 800 कैदियों की फांसी रोकने के दावे को बताया सफेद झूठ। जो ग्रीनलैंड पर राज करेगा वही बनेगा अंतरिक्ष का सिकंदर, धमकियों के बीच छिपा है ट्रंप का असली सैन्य मकसद। चीन 1 साल में निकल जाएगा ग्रीनलैंड पर गोल्डन डोम को लेकर ट्रंप का कनाडा पर हमला। केआरके उर्फ कमाल खान अरेस्ट, ओशिवारा फायरिंग पर पुलिस का एक्शन। कप्तान सूर्या की चली आंधी, ईशान किशन भी बॉलर्स पर बरसे। और T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने से बांग्लादेश को होगा बड़ा आर्थिक नुकसान। शिक्षा नगरी कोटा इन दिनों भक्ति नगरी में तब्दील हो चुकी है। रामगंज मंडी में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्री राम कथा के पहले ही आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि सड़कों पर पैर रखने की जगह भी नहीं बची। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से आयोजित इस गौ माता महोत्सव के पहले दिन बाबा ने न केवल धार्मिक उपदेश दिए बल्कि देश के बड़े विवादों पर भी बेबाक राय रखी। प्रयागराज में पालकी से स्नान पर अरेख शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और योगी सरकार के बीच चल रहे विवाद पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी सलाह दी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष हमारे अपने हैं, दोनों सनातनी हैं, बीच का रास्ता निकाले और मिल बैठकर सुलह करे। सनातन का दुनिया के सामने हास परिहास ना बनने दे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान के जिले में एक शादी समारोह के दौरान हुए विस्फोट में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं और 7 घायल हुए हैं। बीबीसी उर्दू के मुताबिक इस हमले में अमन कमेटी के नेता जकारी महसूद भी मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जकारी महसूद पहले प्रतिबंधित तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के सदस्य थे और टीटीपी के पूर्व नेता हकीमुल्लाह मसूद के करीबी सहयोगी थे। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस शादी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। यह धमाका तब हुआ जब रिश्तेदार और दोस्त पारंपरिक डांस कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक यह एक आत्मघाती हमला था। जिला पुलिस अधिकारी सज्जाद अहमद साहिबजादा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि हमले में 3 लोग मारे गए और 7 घायल हुए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि यह धमाका अमन कमेटी के नेताओं के घर में हुआ। सोमालीलैंड को हाल ही में इजराइल ने एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में मान्यता दी थी। इजराइल के इस रुख का चीन के अलावा ज्यादातर इस्लामिक देशों ने विरोध किया था। सोमालीलैंड सोमालिया के भीतर है, लेकिन 1991 से यह अलग देश के रूप में खुद को चला रहा है। इजराइल पहला देश है जिसने स्वतंत्र और संप्रभुत्व के देश के रूप में मान्यता दी है। सऊदी, कतर, तुर्की और पाकिस्तान ने इजराइल के इस फैसले का कड़ा विरोध किया था, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने सोमालीलैंड में दिलचस्पी दिखाई है। सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे बेटे और बिजनेसमैन एरिक ट्रंप से मुलाकात की है। उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से भी मुलाकात की है। ये अलग अलग बैठकें स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अफगानिस्तान में नेटो सेना को लेकर दिए उनके बयान पर माफी की मांग की है। ट्रंप ने गुरुवार को एक इंटरव्यू में दावा किया कि नेटो के सहयोगी देश अफगानिस्तान में युद्ध के मोर्चे से थोड़ा पीछे रहे। स्टारमर ने ट्रंप के बयान को अपमानजनक और बेहद शर्मनाक बताया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से माफी मांगने की अपील की।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा, मैं अफगानिस्तान में जान गंवाने वाले सैनिकों के साहस, बहादुरी और अपने देश के लिए दिए गए बलिदान को कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे भी कई लोग थे जो घायल हुए और उन्हें ऐसी चोटें आई जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों को अपमानजनक और सच कहे तो बेहद शर्मनाक मानता हूं। इससे मारे गए या घायल हुए लोगों के प्रियजनों को गहरी ठेस पहुंची है और वास्तव में पूरे देश में इसका असर हुआ है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को पूरी तरह से गलत करार दिया है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उनके हस्तक्षेप के कारण ईरान ने 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी रोक दी है। ईरान ने इसे सफेद झूठ करार दिया है। ईरानी शीर्ष प्रोसिक्यूटर मोहम्मद मुआहिद्दीन ने कहा कि न तो ऐसी कोई संख्या है और न ही न्यायपालिका ने ऐसा कोई निर्णय लिया है। ईरान की न्यायपालिका की समाचार एजेंसी मीजान के माध्यम से मुआहिद्दीन ने कहा कि यह दावा पूरी तरह झूठ है। ऐसी कोई संख्या मौजूद नहीं है, ना ही न्यायपालिका ने कोई निर्णय लिया है। ईरान में शक्तियों का विभाजन है और कोई भी संस्था विदेशी ताकतों के निर्देश नहीं मानती। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा बिना किसी स्रोत का उल्लेख किए किया। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रमुख अब्बास अराक्ची का ट्रंप के साथ सीधे संपर्क और अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ के साथ कई दौर की बातचीत की जानकारी के बाद यह संकेत भी मिल रहा है कि यह आंकड़ा विदेश मंत्रालय की ओर से दिया गया हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर अपनी बात हर रोज बदल रहे हैं। कभी धमकी देते हैं तो कभी अमेरिका के एहसान याद दिलाते हैं और कभी सेना का इस्तेमाल न करने की बात कहते हैं। इस सब के बीच एक चीज में निरंतरता है, वह इस बात पर लगातार जोर दे रहा है कि आर्कटिक आइसलैंड अमेरिका के लिए रणनीतिक नजरिए से बेहद अहम है। ट्रंप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आउटर स्पेस में सैन्य इस्तेमाल के लिए तैनात किए गए सैटेलाइट की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में ग्रीनलैंड आने वाले समय में आउटर स्पेस की निगरानी करने और उसे कंट्रोल करने का सबसे मजबूत बेस बनेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने बयान से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। इस बार उन्होंने कनाडा को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर कनाडा अमेरिका समर्थित सुरक्षा योजनाओं से दूरी बनाकर चीन के करीब गया तो चीन उसे 1 साल के भीतर निकल जाएगा। ट्रंप का यह बयान कनाडा द्वारा उनके प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट का विरोध किए जाने के बाद सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कनाडा ग्रीनलैंड के ऊपर गोल्डन डोम बनाए जाने का विरोध कर रहा है, जबकि यह परियोजना कनाडा की सुरक्षा भी करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बजाय कनाडा ने चीन के साथ व्यापार को प्राथमिकता दी है। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि चीन कनाडा को पहले ही साल में खत्म कर देगा। विवादास्पद एक्टर और स्वयंभू फिल्म क्रिटिक कमाल और खान, जिन्हें KRK के नाम से जाना जाता है, अब कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं। 18 जनवरी को मुंबई के ओशिवारा अंधेरी में एक रिहायशी इमारत पर 4 राउंड फायरिंग करने के आरोप में उन्हें शुक्रवार को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई लाइसेंसिंग बंदूक जब्त कर ली है और आगे की कार्रवाई के लिए कागजी प्रक्रिया चल रही है। ओशिवारा पुलिस के मुताबिक रविवार रात को एक रिहायशी बिल्डिंग में 2 गोलियां अलग अलग फ्लैट्स में लगी मिली, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ। पूछताछ में KRK ने कबूल किया है कि फायरिंग उनकी लाइसेंसिंग बंदूक से हुई थी। उन्होंने पुलिस को अजीब सफाई देते हुए कहा कि वे बंदूक की फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए उसे क्लीन कर रहे थे। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रायपुर T20 मुकाबले में 7 विकेट से जीत हासिल की। 23 जनवरी को हुए इस मुकाबले में भारत के सामने जीत के लिए 209 रनों का टारगेट सेट किया गया था, जिसे 15.2 ओवरों में ही हासिल कर लिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन भारतीय टीम की जीत के स्टार रहे। सूर्य कुमार ने फॉर्म में वापसी करते हुए 37 गेंदों का नाबाद 82 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। वहीं ईशान ने 11 चौके और छक्के की मदद से 32 गेंदों में 76 रनों का योगदान दिया। भारत ने इस मुकाबले को जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली। टीम इंडिया ने 2 विकेट पर
6 रनों की नाजुक स्थिति से उभरते हुए 209 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया या किसी फुल मेंबर टीम की तरफ से 6 या उससे कम रनों पर 2 विकेट गिरने के बाद किया गया सबसे बड़ा सफल रन चेज रहा। इससे पहले यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम था, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ साल 2023 में रावलपिंडी में 4 रन पर 2 विकेट गिरने के बावजूद 194 रनों का लक्ष्य हासिल किया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और देश की अंतरिम सरकार के साथ कई दौर की बैठकों के बाद भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने का फैसला किया है। हालांकि बीसीबी ने अब भी प्रयास जारी रखने की बात कही, लेकिन अब टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में महज 2 हफ्ते का समय ही बचा है। इसके साथ ही आईसीसी ने लगभग साफ कर दिया है कि अब इस टूर्नामेंट के तय कार्यक्रम में किसी तरह का बदलाव संभव नहीं है। आईसीसी की ओर से आयोजित होने वाले ऐसे टूर्नामेंट क्रिकेट बोर्डों और क्रिकेटरों के लिए आय के प्रमुख जरिए होते हैं। ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप में शामिल नहीं होने से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड देश के क्रिकेटरों और संबंधित तमाम लोगों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा।